हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल अपनी इंग्लिश बाय शरद दीक्षित। आज के इस वीडियो में मैं उन स्टूडेंट्स को एड्रेस करने वाला हूं जो अभी तक अपने बेसिक्स को क्लियर नहीं कर पाए हैं या जिनको ये नहीं पता है कि हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में हम कैसे और किस फॉर्मेट में लिखते हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो को देखने से आप बेसिक क्लियर कर लेंगे। देखते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। पहला, जैसे हम अंग्रेजी सीख रहे हैं, एक सिंपल हिंदी का सेंटेंस है जिसको हम इंग्लिश में जब चेंज करेंगे तो उसका इंग्लिश कैसे बनाएंगे और कौन सा वर्ड किस पोजीशन पे आएगा, इसको समझाने के लिए इस एग्जाम्पल को मैंने पिक किया है। देखते हैं कि जैसे हम और वी, हम की इंग्लिश हो गया वी, तो हम के प्लेस पे वी लिखा हुआ है की जगह पे आर लिखा हुआ है, और लर्निंग सीखने की जगह पे लिखा हुआ है, और अंग्रेजी मीन्स इंग्लिश एक ऑब्जेक्ट है। तो इसका फॉर्मेट क्या बन रहा है कि वी जो एक सब्जेक्ट हो गया, आर जो हेल्पिंग वर्ब है, लर्निंग मेन वर्ब है, और इंग्लिश ऑब्जेक्ट है जिस पर काम हो रहा है। तो सबसे पहले कौन लिखना है? सबसे पहले आपको सब्जेक्ट के फॉर्मेट में, हमेशा ही सेंटेंस के फॉर्मेट में सब्जेक्ट को लिखना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को लिखना है, फिर जो मेन वर्ब जो मेन काम हो रहा है उसको लिखना है, और उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट की कोई भी जो ऑब्जेक्ट का मीनिंग है वो लिखना है। इस तरीके से आप ये समझ पा रहे हैं, ये फॉर्मेट आपको ये समझाने की कोशिश करने के लिए लिखा गया है कि कैसे हम फॉर्मेट बनाएंगे। तो आपका फॉर्मेट क्लियर हुआ। अब इस फॉर्मेट को हम सिस्टमेटिक ढंग से और आगे अच्छे से समझते हैं। पहले देखते हैं कि सबसे पहले लिखना होता है सब्जेक्ट यानी कर्ता, जो वाक्य में कोई काम करता है सेंटेंस के अंदर, हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया, और मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। सहायक क्रिया जो है वो हमको समय, टाइम, किस टेंस में काम हो रहा है इसका सेंस या सिंबल बताती है कि काम प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है। और मेन वर्ब ऑल टाइम सेम होती है, चाहे वो प्रेजेंट में हो या पास्ट में हो या फ्यूचर में हो। वो काम फॉर्म के अकॉर्डिंग थोड़ा चेंज हो जाता है, बट हेल्पिंग वर्ब के साथ अलग अलग टाइप की वर्ब्स लगती हैं, बट मेन वर्ब मुख्य क्रिया यानी मेन काम को बताती है। तब इसका फॉर्मेट हो जाता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब और ऑब्जेक्ट, यानी सबसे पहले कर्ता, उसके बाद सहायक क्रिया, और उसके बाद मुख्य क्रिया, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। इस तरीके से हम इस फॉर्मेट को समझ पाए हैं कि कैसे आप हिंदी के सामान्य सेंटेंस को इंग्लिश में चेंज कर पाएंगे। दैट्स इट। अब देखते हैं, ये कुछ एडवर्टाइज है, आप कुछ कोर्सेज का फ़ायदा उठा सकते हैं और आप इनको डिस्काउंट वे में, पहले जो 1000 था उसको 299 में ले सकते हैं। और ये इंग्लिश विद चिंटू क्लासेस का ऑनलाइन एडवर्टाइज है, आप इसको ज़रूर यूज़ करें, इससे आपको बहुत फ़ायदे होंगे। बेसिक से एडवांस में आपको सीखने को मिलेगा, इंग्लिश क्लास की नोट्स सीखने को मिलेंगी, और कोई भी वीडियोज़ जो इंग्लिश रिलेटेड हैं वो आपको सीखने को मिलने वाले हैं, इसलिए आपको इसको भी यूज़ करना चाहिए। इनकी कुछ किट्स भी आती हैं, देखते हैं। डाउनलोड ई बुक, आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें कंप्लीट इंग्लिश का किट होता है, और इसके कोर्स पर भी आपको कुछ कंसेशन मिल रहा है, जो पहले 750 था 199 है। अब बात करते हैं सेंटेंसेस के रूल्स की और आते हैं अपने क्लास में। क्लास में सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट वो वर्ड होता है जो सेंटेंस में काम करता है, और सब्जेक्ट 3 टाइप्स का हो सकता है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन वो जो खुद काम करता है, जिसमें आई और वी आते हैं। सेकेंड पर्सन जिसके लिए काम होता है, जिसमें यू आता है। और थर्ड पर्सन आई, वी और यू को छोड़ के सभी थर्ड पर्सन है। ही, सी, इट ये थर्ड पर्सन है, और दे थर्ड पर्सन है। कोई भी नेम होगा तो थर्ड पर्सन होगा, आई वी फर्स्ट होगा और यू सेकेंड होगा। ये जो एग्जाम्पल्स लिखे हैं इनमें आप इन्हीं से सब्जेक्ट बना सकते हैं। मीन्स कभी भी जब सब्जेक्ट होगा तो इन्हीं में से कोई वर्ड होगा, ही, सी, इट, वी, यू, दे, आई, या इसके अलावा कोई भी नेम। सब्जेक्ट के प्लेस पे यही वर्ड आ सकते हैं। नेम किसी का भी हो सकता है, पर्सन का भी, प्लेस का भी और थिंग्स का भी। अब देखिए, जो चार्ट है
उसके अकॉर्डिंग हम ये समझते हैं कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन कौन कौन है, इसको डिस्क्राइब करते हैं। तो फर्स्ट पर्सन जो होता है, इसका सिंगुलर जो सब्जेक्ट है वो है आई, और इसका हिंदी होता है मैं, प्लूरल है वी, और जो बोलता है यानी सेंटेंस के अंदर जो खुद बोलता है वो होता है फर्स्ट पर्सन, मतलब आई और वी। और उसके बाद देखते हैं, तो इसमें हमने ये समझ लिया, क्लियरली समझ लीजिए, आई सिंगुलर माना जा रहा है, बट इसका यूज हेल्पिंग वर्ब में प्लूरल जैसे ही होता है। आई के साथ डू का यूज होता है, आई के साथ हैव का यूज होता है, इसलिए ये प्लूरल जैसे ही ट्रीट किया जाता है। बट रियल में आई एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, और आई वी दोनों मिला के फर्स्ट पर्सन हो गए, मीन जो बोलता है। अब हम बात करेंगे दूसरे सेकेंड पर्सन की। तो सेकेंड पर्सन मीन्स जो सुनता है, जिसके बारे में बात की जा रही है, जिसके बारे में मतलब जिससे हम डायरेक्टली बात कर रहे हैं। जैसे आई एम टीचिंग टू यू एंड यू आर लिसनिंग टू मी, तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आप पढ़ रहे हैं, तो मैं फर्स्ट पर्सन हो गए और तुम सेकेंड पर्सन हो गए। तो मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, तो जो मैं बोल रहा हूँ वो फर्स्ट पर्सन है और जो सुन रहा है वो सेकेंड पर्सन है। दैट्स ऑल, वेरी इजी, वेरी सिंपल। अब सेकेंड पर्सन जो होता है वो एक ही वर्ड है, यू, यानी सिंगुलर में भी यू और प्लूरल में भी यू। जैसे सेंटेंस होता है आई लव यू, तो उसमें जब लव यू बोला जा रहा है तो वो जो एक व्यक्ति से ही बात की जा रही है, तो वो सिंगुलर हो गया यू। अब जैसे आई टीच यू, तो मैं सिंगुलर को नहीं प्लूरल को भी बहुत सारे लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें बहुत सारे लोगों की बात हो गई। तो जो सुनता है वो सेकेंड पर्सन होता है और जो बोलता है वो फर्स्ट पर्सन होता है। यहाँ तक आप इस बात को क्लियर कर लिए हैं। ये बात आप इजीली बहुत अच्छे से समझ गए हैं कि कौन फर्स्ट पर्सन है और कौन सेकेंड पर्सन है। जो बोलता है वो फर्स्ट पर्सन हो गया और जो सुनता है वो हो गया सेकेंड पर्सन। अब हम बात करेंगे थर्ड पर्सन कौन होते हैं। देखिए, थर्ड पर्सन जो होते हैं वो प्रोनाउन में 3 हैं, ही, शी, इट और दे। ही, शी, इट और दे, ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। इसके अलावा तो कौन थर्ड पर्सन होंगे वो समझ लो, जिसकी बात होगी यानी जिसके बारे में बात हो रही हो और वो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं हो, वो वहाँ पे मौजूद नहीं हो और उसके बारे में कोई ना कोई बात हो रही है, उन सभी वर्ड्स को हम थर्ड पर्सन बोलेंगे। तो दुनिया में जितने भी नाउन हैं वो सभी थर्ड पर्सन माने जाते हैं। सभी पर्सन का नेम, प्लेस का नेम, थिंग्स का नेम, आइडिया का नेम, ऑल दीज थिंग्स जब अगर वो सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं और कोई भी नेम है तो वो ऑल टाइम थर्ड पर्सन होंगे। और प्रोनाउन में 4 प्रोनाउन ऐसे होते हैं जो थर्ड पर्सन होते हैं, ही, शी, इट और दे। तो ही, शी और इट, ये जो तीनों प्रोनाउन हैं ये होते हैं सिंगुलर प्रोनाउन। ही का यूज़ मेल जेंडर के लिए, शी का यूज़ फीमेल जेंडर के लिए और दे का यूज़ सभी के लिए जो प्लूरल वर्ड है। अब हम कुछ वर्ब्स को भी बता देते हैं आपको कि वर्ब में मेन वर्ब जो होती हैं उनमें कैसे कैसे चेंजेस आते हैं। कुछ वर्ब्स का यहाँ पे एग्जांपल दिया जा रहा है। देखिए, जैसे वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है जो प्रेजेंट में यूज हो रही है, तो गो का मीनिंग हो गया जाना, डू मीन्स हो गया करना, ईट मीन्स हो गया खाना। यहाँ पे वर्ब की 5 फॉर्म्स लिखा हुआ है। कैसे हम 5 फॉर्म को समझेंगे वो देखते हैं। फर्स्ट यानी बेसिक फॉर्म होती है, उसका यूज हम प्रेजेंट में करते हैं और फ्यूचर में या किसी भी मॉडल एक्सिलरी के साथ ऑल टाइम फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होता है। तो इसको हम प्रेजेंट यहाँ पे लिख तो रहे हैं, बट फ्यूचर में भी हेल्पिंग वर्ब के साथ ऑल टाइम इसी का यूज होता है। ये आप धीरे धीरे और डिटेल में समझ जाएंगे। अभी बेसिक ये समझ लें कि फर्स्ट फॉर्म को प्रेजेंट फॉर्म बोला जा रहा है और सेकेंड फॉर्म वर्ब की है जो वो उसको पास्ट फॉर्म बोला जा रहा है और जो थर्ड फॉर्म है उसको परफेक्ट फॉर्म बोला जाता है और जो फोर्थ फॉर्म है वो कॉन्टिन्यूअस होती है, मतलब आईएनजी फॉर्म को फोर्थ फॉर्म बोला जाता है। और जिस फॉर्म में एस या ईएस का यूज हो जाए उसको हम फिफ्थ फॉर्म बोलते हैं। वो भी प्रेजेंट में ही यूज होती है और ओनली प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होती है, तो उसको भी हम फिफ्थ फॉर्म बोलते हैं। अब देखिए, जैसे फर्स्ट वर्ड है गो,
इसका फर्स्ट फॉर्म हो गया, वेंट सेकेंड फॉर्म हो गया, गॉन थर्ड फॉर्म हो गया, गोइंग फोर्थ फॉर्म हो गया, गोज फिफ्थ फॉर्म हो गया। ऑल टाइम देखिए कुछ न कुछ चेंज हो रहा है। ऐसे ही डू को देखते हैं, डू, डिड, डन, डूइंग, डज, ऑल टाइम चेंज हो रहा है। ईट, एट, ईटेन, ईटिंग, ईट्स, ये भी ऑल टाइम कुछ न कुछ इसमें चेंज हो रहा है। अच्छा, कुछ वर्ब्स ऐसी भी हैं जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड सेम रहती हैं, ओनली आईएनजी फॉर्म में चेंज करती हैं और उनमें एसआईएस में चेंज करती हैं, अदरवाइज वो ऑल टाइम एक सेम रहती हैं। जैसे रीड, कट, पुट, ये कभी नहीं बदलते, चाहे वो फर्स्ट फॉर्म हो, सेकेंड फॉर्म हो, थर्ड फॉर्म हो, ओनली फोर्थ और फिफ्थ में चेंज होता है। अच्छा, कुछ ऐसी फॉर्म्स भी होती हैं जो सेकेंड और थर्ड में सेम होती हैं, बट यहाँ पे जो ये 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स लिखा हुआ है, 3 वर्ब हैं, वो ऑल टाइम चेंज हो रही हैं। अब हम बात करेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, उसको पहचानने के लिए आपको समझाते हैं कि कैसे हम सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट को पहचानेंगे। तो सब्जेक्ट सेंटेंस का वो हिस्सा या वो वर्ड होता है जो वाक्य में काम करता है, यानी वाक्य में काम करने वाला जो वर्ड है या जिसके बारे में कुछ बताया जाता है, मीन्स जैसे किसी के बारे में बताया जा रहा है वही मेन है। जैसे ताजमहल इज़ अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, तो ताजमहल कोई काम नहीं कर रहा है लेकिन बेसिकली उसी के बारे में बात हो रही है। तो अगर किसी वर्ड के बारे में कोई बात होती है तो, या अगर सेंटेंस के अंदर काम हो रहा है तो काम करने वाला सब्जेक्ट होगा, या जिसके बारे में कुछ बताया जाता होगा वो सब्जेक्ट होगा। इसलिए ईजिली आप पहले सब्जेक्ट को समझ गए हैं तो सेंटेंस को बनाना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है, बहुत ही ईजी हो जाता है। आपको ये समझते रहना है कि सब्जेक्ट को पहचानने के बाद हम सबसे पहले सेंटेंस में उसी सब्जेक्ट को लिख लेते हैं, उसी सब्जेक्ट को नोट कर लेते हैं, और सब्जेक्ट क्लियर होने के बाद हम दूसरा जो वर्ड चेंज करेंगे या समझेंगे वो होगा हेल्पिंग वर्ब का। तो इसका देखते हैं कि एग्जाम्पल देखते हैं सब्जेक्ट के बारे में। सीता घर जा रही है, तो इसमें काम क्या हो रहा है, जाने का। तो घर जाने का काम कौन कर रहा है, सीता कर रही है, तो सब्जेक्ट कौन हो गया, सीता हो गया, और सीता ये सब्जेक्ट हो गया। और हिंदी में भी सब्जेक्ट सबसे पहले लिखा जाता है और इंग्लिश के फॉर्मेट में भी सब्जेक्ट सबसे पहले लिखा जाता है। तो सीता, उसके बाद क्या लिख दिया, हेल्पिंग वर्ब इज, और काम क्या हो रहा है, जाने का, तो गोइंग लिख दिया। और कहाँ जा रही है, ऑब्जेक्ट क्या है, होम, सीता इज गोइंग होम। सिंपल, वेरी इजी, बहुत आसान है इस चीज़ों को समझना। अगला देख लेते हैं, वह खेलता है, तो काम क्या हो रहा है, खेलने का, और खेल कौन रहा है, वह, तो वह के लिए हमने ही यूज़ किया, और काम क्या हो रहा है, खेलने का, तो उसमें ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का, अफर्मेटिव का, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ का सेंटेंस है, इसलिए प्ले में एस का यूज हो गया, SEIS, फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, अभी आपको पीछे चार्ट में बताया गया था। तो वह खेलता है, इसका इंग्लिश क्या हो गया, ही प्लेस। ऐसे ही इन चीज़ों को समझते हुए हम आगे बहुत सारी चीज़ें आसानी से समझ सकते हैं, क्लियरली समझ सकते हैं। राहुल जा चुका है, अब काम क्या हो रहा है, जाने का, कौन कर रहा है, राहुल, तो सब्जेक्ट कौन हो गया, राहुल हो गया, तो राहुल सब्जेक्ट लिख दिया। उसके बाद क्या लिख दिया, हेल्पिंग वर्ब हैज़, ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है जिसमें हैज़ हैव जो है वो हेल्पिंग वर्ब लगती है, और मेन वर्ब क्या है, गॉन, तो राहुल हैज़ गॉन। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करें, प्लीज़ ये आप ज़रूर करें, जिससे कि चैनल को प्रमोशन मिलेगा और मैं और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। अब बात कर लेते हैं हेल्पिंग वर्ब की। सब्जेक्ट और समय, दो चीज़ों के बारे में, समय और सब्जेक्ट के बारे में, मीन्स मैंने अभी बताया था आपको कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो सेंटेंस के अंदर समय डिसाइड करती है कि जो काम हो रहा है, जो बात हो रही है सब्जेक्ट में, सेंटेंस में, वो किस समय में हो रही है। समय और सब्जेक्ट के बारे में बात करता है हेल्पिंग वर्ब, क्या बताता है कि किस समय में काम हो रहा है, और सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, ये भी डिसाइड करता है हेल्पिंग वर्ब। अगर हेल्पिंग वर्ब से आप बता सकते हैं कि जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। जैसे पापा घर पहुंच गए हैं, तो सब्जेक्ट कौन है, पापा, घर पहुंचने का काम किसने किया, पापा ने, तो पापा
और पापा एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसलिए क्या यूज हुआ, हैज़, यही हेल्पिंग वर्ब है। तो हैज़ ये बता रही है कि प्रेजेंट में काम हो चुका है, मतलब प्रेजेंट टेंस में काम कंप्लीट हो चुका है, इसलिए सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का है और हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है। तो पापा हैज़ रीच्ड होम, ये सेंटेंस आपका बन गया। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज़, जो दो चीज़ों को डिसाइड कर रही है, प्रेजेंट को और प्रेजेंट में काम पूरा होने को, और पापा यानी सिंगुलर सब्जेक्ट को। तो हेल्पिंग वर्ब दो चीज़ों के बारे में हमें बताती है, एक तो समय के बारे में यानी किस समय में काम हुआ है, और दूसरा सब्जेक्ट कौन है या कैसा है, सिंगुलर है या प्लूरल है। प्लीज़ ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशंस हैं, आप इनसे बोर नहीं हो, आपको ये नहीं हो आपको ये आता है, अगर आपको आता भी है फिर भी आप ऐसी ऐसी जानकारियाँ इसमें पाने वाले हैं जिससे आपके नॉलेज में और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स आएगा। लेट्स सी नेक्स्ट एग्जाम्पल, वह खाना खा लेगा। तो आप देखिए ही के वह की इंग्लिश ही हो गई और इसमें हेल्पिंग वर्ब लगा है लेगा, यानी फ्यूचर का टेंस है, तो फ्यूचर के लिए विल का यूज होता है। तो ही के साथ विल हेल्पिंग वर्ब का यूज हुआ, तो विल इसमें हेल्पिंग वर्ब हो गई और मेन वर्ब क्या है, खाना, तो उसके लिए ईट का यूज हुआ। और जो फूड है यानी वो मटेरियल जिसको हम खा रहे हैं, तो वह खाना खा लेगा, ही विल ईट फूड। तो विल हेल्पिंग वर्ब है जो ये डिसाइड कर रही है क्या, कि सेंटेंस फ्यूचर का है और इस सिंगुलर के साथ यूज हो रहा है। तुमने उससे पूछा, अब देखते हैं, तुमने उससे पूछा, इस सेंटेंस को आप ये थोड़ा इसमें इंट्रोगेटिव टाइप का लिख गया है, रियल में इसमें होना चाहिए सेंटेंस में तुमने उससे क्या पूछा, रियली में इसमें क्या जो मिसिंग है इसको आप करेक्ट करके समझ लें। तुमने उससे क्या पूछा, ये सेंटेंस ऐसा बनेगा, या आप इसको ऐसे हिंदी में बोल सकते हैं क्या तुमने उससे पूछा, क्योंकि सेंटेंस में देखिए डिड यू आस्क से स्टार्ट कर रहा है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब डिड दे रहा है, जबकि ये हिंदी का सेंटेंस में क्या मिस कर रहा है। अब बात कर लेते हैं मेन वर्ब की। मेन वर्ब क्या होता है, जो काम सब्जेक्ट करता है उसको हम बोलते हैं मेन वर्ब, यानी सब्जेक्ट किस समय में काम कर रहा है वो डिसाइड कर रही है हेल्पिंग वर्ब। और मेन वर्ब क्या होता है, जो मेन काम हो रहा है सेंटेंस के अंदर। जिससे एग्जांपल देखिए, राम दूध बेच रहा है, राम इज सेलिंग मिल्क, तो राम सिंगुलर सब्जेक्ट, इज हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वो मेन काम क्या हो रहा है, बेचने का, तो उसकी इंग्लिश क्या लग गई, सेल। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म का यूज होता है, इसलिए राम इज सेलिंग मिल्क का यूज किया गया है। राम दूध बेच रहा है, राम इज सेलिंग मिल्क, इसका यूज किया गया है। आपको इस फॉर्मेट को समझते रहना है। अगला देखते हैं, वह बगीचे में खेलता है, तो वह यानी ही सिंगुलर सब्जेक्ट, उसके बाद खेलता है, ता ती ते, जैसे ही ये आता है वैसे ही प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, ता ती ते, इनसे अगर सेंटेंस का एंडिंग हो रहा है तो ऑल टाइम आपको नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल अभी हम बाद में आपको मेंशन करते हैं, पहले पहला वाला देख लेते हैं कि राम दूध बेच रहा है, तो बेचने का काम जो है वो मेन काम है, इसीलिए इसमें सेलिंग वर्ड का यूज़ किया गया है। अब देखते हैं, वह बगीचे में खेलता है, ता है, ती है, ते हैं, ये हमेशा प्रेजेंट इंडिफिनिट को डिसाइड करते हैं। ये टेंस में प्रेजेंट इंडिफिनिट है, जब भी ता है, ती है, ते है आ जाए तो प्रेजेंट इंडिफिनिट। तो वह प्लेस, खेलने का काम कौन कर रहा है, वह, तो मेन काम क्या है, प्ले, तो उसमें क्या लग गया, प्लेस, कहाँ खेल रहा है, गार्डन में। राहुल स्कूल जा चुका है, राहुल एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके द्वारा मेन काम क्या हो रहा है, जाने का, तो जाने की इंग्लिश होती है गो, लेकिन ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, इसलिए इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। तो राहुल सब्जेक्ट, हैज़ हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म, गो की थर्ड फॉर्म गॉन टू स्कूल, राहुल हैज़ गॉन टू स्कूल। इस तरीके से ये एग्जाम्पल्स आप समझ गए। अब बात कर लेते हैं ऑब्जेक्ट की, यानी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या होता है। सेंटेंस जिस पर सब्जेक्ट काम करता है, यानी जिस नाउन पर, ऑब्जेक्ट भी एक नाउन होता है, जैसे कि सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है, वैसे ही ऑब्जेक्ट भी नाउन या प्रोनाउन ही होता है। अब देखिए, राम दूध बेच रहा है, तो इसमें राम सब्जेक्ट है, बेचना वर्ब हो गई, लेकिन राम क्या बेच रहा है,
दूध बेच रहा है, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या हो गया, दूध। राम इज सेलिंग मिल्क, राम जो बेच रहा है। अच्छा, इस फॉर्मेट को बहुत अच्छे से समझ लो, बहुत आसान। हिंदी में कर्ता, कर्म और क्रिया ये फॉर्मेट होता है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब, ऐसा हिंदी का सेंटेंस लिखा रहता है। और इंग्लिश में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट ये फॉर्मेट होता है। बस वर्ब और ऑब्जेक्ट के प्लेस को आपको आपस में बदल देना है, आपका सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। ऑब्जेक्ट वो नाउन है या वो प्रोनाउन है जिस पर काम होता है, जिसे वह बगीचे में खेलता है, वह खेलता है, ये सेंटेंस हो गया सब्जेक्ट और वर्ब। लेकिन कहाँ खेलता है, बगीचे में, तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, बगीचा, यानी वह बगीचे में खेलता है। राहुल स्कूल जा चुका है, राहुल सब्जेक्ट, हैज़ गॉन वर्ब यानी जा चुका है। लेकिन कहाँ जा चुका है, तो जहाँ वो जा चुका है, जिस पर काम हो रहा है, वो जगह क्या है, स्कूल। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या हो गया, स्कूल। जितने भी यहाँ पे देखिए ब्लैक से लिखे हुए वर्ड हैं वो सारे ऑब्जेक्ट को मेंशन कर रहे हैं। इस तरीके से आप ये समझ पाए हैं कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होता है। वी आर लर्निंग इंग्लिश, तो इसमें आप पीछे से फिर से देख लें कि वी क्या है, वर क्या है, गोइंग देयर, वो पहला एग्जाम्पल को हटा के हमने दूसरा कर दिया है, वी वर गोइंग देयर। तो वी वर गोइंग देयर में प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। ये आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ये आपके लिए होमवर्क है, प्लीज़ इसको करके और थोड़ा इनोवेशन में रहें, थोड़ा सीखने की कोशिश करें। और जो भी आता है आप सारी चीज़, सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ऐसा मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। ये वेरी हेल्पफुल होगा आपके लिए भी और मेरे लिए भी मोटिवेशन होगा, आपकी तरफ से कॉम्प्लीमेंट होगा। लेट्स सी नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल, वॉच करते रहें और मेरे चैनल को प्रमोट करें। दैट्स ऑल। वंदे मातरम, जय हिंद।